आज हम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसके हमारे पास डेली लाइफ में एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़। तो हम आज पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स दैट कैन थिंक, लर्न एंड एक्ट ईदर लाइक ह्यूमन और बेटर। आज हम पढ़ेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास मशीन को कैपेबल बनाना कि वो ह्यूमन के टास्क को परफॉर्म करे। यानी ज्यादातर जो बेसिक हमारे पास, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्ट से देख ले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्ट से हमारे पास बहुत वो हमारे पास मैनुअल काम करते थे जो कि आसानी से वो मशीन कर सकता था। तो स्टार्ट में ऐसे थे, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारे पास रिसर्चेस हो रहे हैं और भी हमारे पास इसमें जो डेवलपमेंट आ रही है, तो इससे हमारे पास मशीन और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मशीन्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो ह्यूमन के इंटेलिजेंस के जो टास्क है वो परफॉर्म करे। या हमारे पास कुछ जगहों पे फॉर एग्जांपल आप राइटिंग में देख ले, आप क्रिएटिविटी में आप अगर देख ले, तो वो ह्यूमन के से भी अच्छा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास चैट जीपीटी जो एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, वो हमारे पास अच्छा ऐसे लिख सकता है एक ह्यूमन बीइंग से। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास कहाँ कहीं पर वो ह्यूमन के बराबर आ चुके हैं या कहीं पर वो ह्यूमन से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा। आज अगर हम इजीली एआई को अंडरस्टैंड करें ना, तो एआई हमारे पास एआई में इन्होंने ह्यूमन के थिंकिंग को कॉपी किया हुआ है। ह्यूमन के थिंकिंग को किस तरह कॉपी किया हुआ है कि देखे, अगर पहले आप देखे बंदा एक चीज को समझता है या बंदे की थिंकिंग या ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग किस तरह वर्क करती है, हम पहले इसको समझते हैं कि वो पहले लर्निंग करता है। ठीक है, एक्वायर नॉलेज फ्रॉम डेटा, पहले वो लर्निंग करता है, हमारे पास डेटा से वो लर्न करता है। ठीक है, फिर रीजनिंग करता है, मेकिंग लॉजिकल डिसीजन, यानी ऐसा करता है कि हमारे पास लर्निंग करता है तो उस लर्निंग के बेस पे वो हमारे पास लॉजिकल डिसीजन लेता है। ठीक है, इसको कहते हैं रीजनिंग। फिर इंटरेक्शन, हमारे पास और हमारे पास ह्यूमन बीइंग से या और चीजों से वो इंटरेक्शन करता है, तो उस इंटरेक्शन के दौरान भी वो हमारे पास लॉजिकल, उनके साथ इंटरेक्शन के दौरान भी वो इसी डेटा को ही यूज करता है। ठीक है, फिर ऑटोनॉमी, एक्टिंग विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर हमारे पास अगर हम इसी चीज को कॉपी कर ले, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यही होता है कि हम पहले अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक मशीन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उसे तैयार करते हैं ना, तो हमारे पास वो इस तरह तैयार करते हैं कि फिर हम पहले हम उसको डेटा फीड करते हैं ताकि वो उस डेटा से क्या करे, लर्निंग करे। फिर वो हमारे पास रीजनिंग करता है, वो अपने उस लर्निंग के बेस पे वो डिसीजन लेता है। ठीक है, फिर हमारे पास वो इस एक्सपर्ट लेवल तक हो जाता है कि फिर उसको ह्यूमन की इंटरेक्शन की भी जरूरत नहीं होती। यानी पहले ये तो होते थे कि हमारे पास ऐसे मशीन हम बनाते हैं कि जिसको इनपुट या जिसके कोई ना कोई हम वो ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन उसमें इन्वॉल्व होता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ह्यूमन के इंटरेक्शंस को कम करते हैं ताकि वो इतने एक्सपर्ट लेवल पे आ जाए कि वो हमारे पास खुद डिसीजन ले सके। ठीक है, फिर हमारे पास उसकी जब ये हो जाती है, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि आया हम जिस पर्पस के लिए हमने इस सिस्टम को बनाया है, इस मशीन को बनाया है, चाहे वो हमारे पास वो जो हमारे पास जो फंक्शन के लिए हमने बनाया हुआ है वो फंक्शन वो परफॉर्म करता है या नहीं करता, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। फिर हम अगर आगे बढ़े तो हम अब क्वेश्चन यही राइज होता है कि हमारे पास एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और हमारे पास जो वैसे जो रेगुलर प्रोग्रामिंग है उसमें फर्क क्या है। तो रेगुलर प्रोग्रामिंग को हम देख ले तो हम वो डिफाइन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, डिफाइन इंस्ट्रक्शंस को वो इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर को लिख लेते हैं कि हमारे पास हेलो वर्ड को हम प्रिंट करो, तो वो हमारे पास उसी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेगा और हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा। ठीक है,
अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख ले, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डेटा पहले रिपीट करते हैं, वो वो हम उसे इतना डेटा फीड करते हैं कि वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो हमारे पास खुद से फिर डिसीजन लेना शुरू कर लेता है। वो हमारे पास, उसको हम हर चीज एक स्टेप वाइज नहीं समझाते। यानी अगर हम रेगुलर प्रोग्रामिंग की एग्जांपल ले ले, तो हम उसमें यही करते हैं कि हम एक एक लाइन में सब इंस्ट्रक्शन उसको बता बता देते हैं, ठीक है। उसकी हमारे पास स्पेसिफिक, अगर हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते तो हम सी प्लस प्लस के उसके सिंटैक्स को, उसके मुताबिक उसको हम सारे इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। लेकिन अगर हम चैट जीपीटी दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो उसको हम सिंपल अपने लैंग्वेज में हम उसे दे दे के राइट एन ऐसे, तो वो हमारे पास अपने अपने से वो एक हमारे लिए एक ऐसे लिख लेता है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ एआई को डिस्कस करते हैं। पहले जो है वो हमारे पास है नेरो एआई। नेरो एआई को आल्सो हम कहते हैं वीक एआई। वीक एआई इसको इसलिए कहते हैं कि एआई दैट इज ट्रेन्ड टू डू वन स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। इट परफॉर्म दैट टास्क वेरी वेल बट इट कैन नॉट थिंक बियॉन्ड इट। वो हमारे पास नेरो एआई हमारे पास ये कि उसको हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम बनाते हैं, वो उस टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी यही होती है कि वो हमारे पास एक टास्क के लिए बना होता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले ले चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी को आप बता दे वो क्या कर सकता है, वो राइटिंग कर सकता है, वो राइटिंग कर सकता है। अगर हम उसको राइटिंग के लिए, या वो हमारे पास अभी इमेज भी जनरेट कर सकता है, तो वो हमारे पास उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, उससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। यानी डिफरेंट टास्क आपको वो परफॉर्म करके नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल उसको आप लिख सकते, हम उसे राइटिंग कर सकते हैं कि हमारे लिए एक ऐसे लिख लो, हमारे लिए एक स्टोरी लिखो, बस यही स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक टास्क है और वो उसको परफॉर्म करता है। इसको कहते हैं नेरो एआई, ठीक है। अगर हम जनरल एआई की बात अब कर लेना, तो एन एआई डेट हैज सेम कॉग्निटिव एबिलिटी एज अ ह्यूमन, इट कैन अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई नॉलेज अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ टास्क, ठीक है। तो हमारे पास ये है ना कि जनरल एआई में हम ये करते हैं कि उसकी कॉग्निटिव जो हमारे पास उसकी जो रिस्पॉन्स है, जो उसकी जो फंक्शनैलिटी है, वो सेम ह्यूमन की तरह ही होता है। वो खुद से वो पहले अंडरस्टैंड करता है लॉजिक्स को, डेटा डेटा से हमारे पास लॉजिक को वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और फिर उस नॉलेज को अप्लाई करता है। यानी आप देख लेना, जो हमारे पास एआई कैन डिजाइन अ कार, वो हमारे पास एक कार को डिजाइन करता है, अंडरस्टैंड इमोशंस एंड कुक डिनर। ये हमारे पास अब थोड़े से मॉडर्न या थोड़े से कम्प्लेक्स टास्क को वो परफॉर्म करता है, जिसमें हमारे पास वर्किंग की भी जरूरत है, फिजिकल वर्क की भी जरूरत होती है, इंटेलिजेंस की भी जरूरत होती है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है जनरल एआई की। अगर हम फिर आगे चले जाए ना, तो इसकी हमारे पास why it matters, तो would allow full automation in design, testing, optimization, and innovation. Engineer could use such AI as co-pilot for entire product development. तो जनरल एआई हमारे पास अब, ये तो बेसिकली अभी करंटली हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि वो हमारे पास ह्यूमन इंटरेक्शन कहीं की भी जरूरत होती है। यानी अभी इस लेवल पे हमारे पास जो है हमारे पास, वो हम नैरो एआई में ही ज्यादातर काम करते हैं। अभी तक जो हम डेवलपमेंट हमने की है ना एआई में, तो हम नैरो एआई के ही वो दायरे में आते हैं, ठीक है। अब जनरल एआई में ये होता है कि उसको ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत हुई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरिंग आपने प्लांट लगाना है, तो वो खुद ब खुद रॉ मटेरियल भी लेगा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को भी बनाएगा, उसकी हर कंपोनेंट को फिर असेंबल करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा। तो ये अभी तक पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, कुछ प्लांट्स में है, यानी अगर आप यूएसए और उसकी यूरोपियन कंट्रीज को देख ले, जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, तो उन्होंने कहीं पर ये अडॉप्ट किया हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल अब जहां पर वो हमें ह्यूमन कैपेबिलिटी की जरूरत होती थी, जहां पर वो फॉर एग्जांपल स्क्रू उसमें फिट करते थे या कहीं पर असेंबली करते थे, तो अब उस छोटे छोटे पूरे उसकी जो असेंबली की जो लाइन है उसको रिप्लेस नहीं किया हुआ है उन्होंने एआई पे।
लेकिन कहीं पर उन्होंने एआई को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, उन्होंने एआई को इंट्रोड्यूस किया है, ज्यादातर चीजों में उन्होंने एआई को इंट्रोड्यूस किया है। अब हमारे पास हम एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन इंजीनियरिंग देखते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम डिस्कस भी एआई फॉर इंजीनियर्स नाम से ही जाहिर है, तो हम इसमें ज्यादातर जो पार्ट है वो हम एआई को हम इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारे पास अब एआई इंजीनियर के लिए किस तरह मुफीद हो सकता है, उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरेटिव डिजाइन हमारे पास ऐसे स्मार्ट एल्गोरिदम है कि वो हमारे पास डिजाइन को ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी आप ऑटोकैड को देख ले तो उसमें एआई प्लगइन्स है, तो उनको जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं ना एआई प्लगइन्स को, तो वो हमारे लिए क्या करता है, वो हमारे लिए डिजाइन को ऑप्टिमाइज करता है। कि फॉर एग्जांपल कहीं पर हमारे पास डिजाइन में हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन आती है, तो वो हमें बताता है कि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा आ रहा है, उसको इस तरह मिनिमाइज करो, तो वो हमारे पास डिजाइन में हमारे लिए हेल्पफुल। ठीक है, तो उससे फायदा ये होता है कि हमारे पास मटेरियल की रिडक्शन होती है। हाँ, हमारे पास प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी हमारे पास इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास आइट्रेशन और प्रोटोटाइप हमारे पास जल्दी बन जाता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल जब हम पहले करते थे एआई के इंटीग्रेशन से पहले करते थे, तो हमारे पास हम आइट्रेशन करते थे, उस प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम आइट्रेशन करते, तो एआई के इंटीग्रेशन से वो आइट्रेशन हमारे पास काफी हद तक खत्म हो जाती है और हमारे पास जो प्रोटोटाइप है वो जल्दी ही हमारे पास तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्ट मीन जो हमारे पास प्रिडिक्शन से निकला है ये वर्ड प्रिडिक्टिव, तो हमारे पास वो चीज जो हमारे पास प्रिडिक्शन क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि वो फ्यूचर इवेंट को हमारे लिए प्रिडिक्ट कर ले। ठीक है, फ्यूचर इवेंट को हमारे पास उसकी हमारे पास हेलो हाय हमें दे कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या इवेंट होते हैं, उसको कहते हैं प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में यही होता है कि हम उसको उसकी डेटा को हम उसकी रियल जो डेटा हमारे पास हमने फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन लगाया हुआ है, ठीक है, पावर प्लांट में या कहीं पर भी आपने एक इंजन लगाया, एक मशीन लगाया हुआ है, तो उसके साथ हमने सेंसर लगाए होते हैं, तो उस सेंसर से वो डेटा लेता है हमारे पास जो एआई सिस्टम हमने इनके इस सिस्टम के साथ, इस मशीन के साथ, इस इंजन के साथ इंटीग्रेट किया होता है। फिर वो उस डेटा को एल्गोरिदम को देता है, फिर एल्गोरिदम उसको चेक करता है कि हमारे पास ये ऑप्टिमम वैल्यू में है या नहीं है। फिर अगर ऑप्टिमम वैल्यू में नहीं है तो वो फिर देखता है कि हमारे पास अगर इसमें फेलियर आएगा, हमारे पास जो पिछले, फिर वो इस तरह देखता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 32 मेगा पास्कल पे हमारे पास फेलियर आया था एक कंपोनेंट की पिछले पहले डेटा में, फिर ये देखता है कि हाँ अभी डेटा उसके साथ क्लोज जा रहा है या उसके दरमियान ज्यादा हमारे पास रेंज है, तो वो उससे प्रिडिक्ट करता है कि हमारे पास इस कंपोनेंट की फेलियर कब तक होगी। फिर हमारे पास इससे हम ये आते हैं, हमारे पास ये मदद आता है कि हमारे पास हम जो मेंटेनेंस है उसको शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 30% की हमारे पास कास्ट भी हमारे पास बचा देती है। प्रिडिक्टिव में से यूज एआई टू फोरकास्ट इक्विपमेंट फेलियर लीडिंग टू 30% रिडक्शन इन डाउन टाइम। ठीक है, और 25% डिक्रीज इन मेंटेनेंस कास्ट। तो हमारे पास मेंटेनेंस कास्ट में हमारे पास कमी आ जाती है। किस तरह कमी आ जाती है, अगर हमारे पास एक कंपोनेंट फेल हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास कास्ट उसकी ज्यादा आती है। लेकिन अगर हमें पहले से पता लग जाए कि हमारे पास इसमें फेलियर आने वाला है, तो उसकी हम वहां पर कम खर्चा उस पर हो जाता है और उसकी मेंटेनेंस हो जाती है। ठीक है, तो उससे हमारे पास अराउंड 25% हमारे पास जो मेंटेनेंस कास्ट है उसमें कमी आ जाती है। फिर हेल्प कंपनी टू शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटीज मोर एफिशिएंटली, मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन टू ऑपरेशन, एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पेन ऑफ क्रिटिकल एसेट्स। तो हमारे पास ये कंपनी को हेल्प करती है कि हमारे पास वो अपने मेंटेनेंस को कब शेड्यूल करें। ठीक है, कि हमारे पास कब एक कंपोनेंट को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर हम एआई के इंटीग्रेट ना करें, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक के किसी फॉर एग्जांपल ए बी कंपोनेंट के लिए हमें कब मेंटेनेंस इसकी मेंटेनेंस की हमें कब जरूरत होती है।
तो इसका हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हमारे पास एआई इंट्रोड्यूस हो जाता है, एआई उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो हमारे पास ये पता हमें चल जाता है कि इसकी मेंटेनेंस हमें कब रखनी है, ठीक है। तो उससे भी हमारे पास काफ़ी हमारे पास फायदे हो जाते हैं, ठीक है। Companies like Simon G and Tesla uses sensors and AI-driven condition monitoring for real-time analysis to optimize their maintenance strategies। यानी हमारे पास टेस्ला और भी कंपनियां हैं, तो उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि मशीन्स में, इंजन्स में सेंसर लगाए हुए होते हैं। तो फिर उस सेंसर को हमारे पास एआई सिस्टम जो उन्होंने डिजाइन किया होता है, एल्गोरिदम उसमें होते हैं, तो उस एल्गोरिदम या उस एआई सिस्टम से वो हमारे पास इंटीग्रेट कर लेता है। तो वो इस रियल डेटा को हमारे पास मॉनिटर करता है, एल्गोरिदम उसको रीड करता है, ठीक है। फिर उसके बिना पर, उसकी जो एल्गोरिदम के बिना पर वो डिसीजन लेता है कि हमारे पास इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या इसकी फेलियर हमारे पास एक्सपेक्टेड फेलियर कब होगी। तो ये हमारे पास सब डेटा उसको कंपनी को देता है, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हैज नॉट ओनली result in significant cost saving but has also improved overall operation efficiency and reliability। तो हमारे पास ये ना कि हमारे पास कास्ट की रिडक्शन है सिर्फ, इससे हमारे पास जो हमारे पास है इम्प्रूव ओवरऑल ऑपरेशन इफिशिएंसी। यानी आप फॉर एग्जांपल आप एक एक प्लांट पे, एक असेंबली लाइन पे ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें अगर एक कंपोनेंट की फेलियर हमारे पास अचानक वाकई हो जाए, तो हमारे पास पूरा ऑपरेशन हमारा रुक जाता है। तो उससे हमारी इफिशिएंसी वो अफेक्ट हो जाती है ना, उससे हमारे पास इफिशिएंसी मुतासर होती है। तो ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से ये मसला भी हल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि आगे अगर हम देख ले तो कंस्ट्रक्शन रोबोट है जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंस्पेक्शन रोबोट है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले तो अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैंने देखा था जिसमें हम उन्होंने जो रस्टिंग को हम वो पाइप की रस्टिंग को वो मॉनिटर करते थे। इंस्पेक्शन रोबोट इसको उस पाइप के अंदर उस रोबोट को बेचते थे, तो वो उसको रियल टाइम में ये डेटा देते कि हमारे पास पाइप में कहाँ पर रस्टिंग है, कहाँ पर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन जहाँ पर असेंबली लाइन में हमारे पास एआई हमारे पास हेल्पफुल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फ्यूचर ऑफ एआई में, हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमारे पास हमारे एक्टिविटीज को, हमारे जॉब प्लेसमेंट को, हमारे सब जो एक्टिविटीज उसको किस तरह मुतासर करती हैं। तो हमारे पास एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एंड ड्राइविंग इनोवेशन, एथिकल कंसिडरेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एसेंशियल स्किल्स आर पैरामाउंट, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास अगर देख ले हम ना, तो ये हमारे पास हमारे इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में जिस तरह मैंने बताया आपको कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको, असेंबली लाइन में, डिज़ाइन में, मेंटेनेंस में आपको हेल्प करती है। इस इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में आपको हेल्प करती है, ठीक है। फिर हम अगर हम देख लें तो इसकी, अब ज़्यादातर आपने सुना होगा कि एआई से हमारे पास ह्यूमन की हमारे पास जॉब खत्म हो जाएगी। नहीं, खत्म नहीं होती। अब इसमें उन लोगों की हम बात कर सकते हैं कि उनकी खत्म हो सकती है जो हमारे पास एआई को नहीं सीखते, एआई को अपने डिज़ाइन में, एआई को अपने इंडस्ट्री के अंदर, या एआई को अपने ज़िंदगी के अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। यानी एआई को सीखना हमें पहले, हम एआई को सीखना हमें चाहिए, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमारे पास डेली लाइफ के जो हमारे पास रिपीटेटिव टास्क है उसको एआई रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। राइटिंग के स्किल्स को, इस सब चीज़, यानी इन सब चीज़ों को हमारे पास वो एआई रिप्लेस कर सकता है। तो इससे बचना ये चाहिए कि हमारे पास नॉलेज, हमारे पास एआई के पहले हमारे पास ये कि हमारे पास नॉलेज आ जाए कि एआई है चीज़, क्या चीज़ है, एआई को हम सीखें, ठीक है। फिर हमारे पास हम एआई को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। एआई स्किल्स फॉर एग्जांपल रोबोट को समझे कि रोबोट काम किस तरह करता है, उसको फिर हम मैन्युफैक्चरिंग किस तरह, डिज़ाइन किस तरह करते हैं, ठीक है। तो हम एआई की मदद से हमारे पास हमारे जो टास्क है, जो रिपीटेटिव टास्क है या और भी टास्क है, इंजीनियरिंग टास्क है, वो हमारे पास इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह नहीं है कि हमारे पास ये जॉब खत्म कर देगा,
यानी हमें एआई को जब सीखें तो हमारे पास हमारी एफिशिएंसी, हमारी अपनी एफिशिएंसी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।